मेम्ब्रेन परमेबिलिटी की जो भी सेल्स होती हैं उनके ऊपर जो मेम्ब्रेन होती है उसकी पारगम्यता क्या होती है। जैसे प्लाज्मा झिल्ली बहुत पतली होती है, लचीली संरचना होती है जो सेल्स को चारों तरफ से कवर करके उसको यांत्रिक सुरक्षा प्रदान करती है। यह एक प्रकार की गत्यात्मक झिल्ली है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक प्रकार की सेमी परमेबल या सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन होती है। यह सेल्स के भीतर एंटर करने वाले या सेल से बाहर की ओर निकलने वाले जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या आयंस होते हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन को कंट्रोल करती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन दो यूनिट्स मेम्ब्रेन्स की बनी होती है। इसमें फैटी मॉलिक्यूल्स जो फास्फोलिपिड्स की एक दोहरी परत होती है जो फास्फोलिपिड बाइलेयर कहलाती है, तथा उनके बीच बीच में एक्सट्रेंसिक और इंट्रेंसिक जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। एक सेल्स में प्लाज्मा सेल्स और साइटोप्लाज्म में इनवेगिनेटेड रहती हैं और इन इनवेगिनेशंस को माइक्रोविलाई कहते हैं। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो केमिकल तौर पर अपन देखें तो इसमें लेसिथिन, सिफेलिन्स और कोलेस्ट्रॉल नामक फैट्स पाई जाती है। बेल जो साइंटिस्ट था उसके अनुसार प्लाज्मा जो मेम्ब्रेन होती है उसकी बाहरी परत में पॉलीसैकेराइड की प्रेजेंस, लाइपोप्रोटीन्स जो कंपाउंड होता है उसको स्थायित्व देती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा होने वाला एक्टिव ट्रांसपोर्ट निम्न प्रकार का होता है: ऑस्मोसिस, फैगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस, पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब हम यहाँ पर एक एक की बात अपन करेंगे। तो अपन देखते हैं कि ऑस्मोसिस क्या होता है। ऑस्मोसिस वह प्रोसेस है जिसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स एक सेमी परमेबल्स मेम्ब्रेन के द्वारा लो कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर मूव करते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में डिफरेंटली परमेबल्स होती हैं और विशेष परिस्थितियों में ये परासरण के द्वारा विलायक के अणुओं को एक ही दिशा में गुजरने देती है। तो ऑस्मोसिस सेमी परमेबल्स जो मेम्ब्रेन में से होता है और कई नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जैसे पदार्थों की परमेबिलिटी, उनकी फैट में घुलनशीलता या उनका कितना डिजोल्व होता है उसका डायरेक्टली रेशो में होती है। ये देखा गया कि जो अधिक फैट होती है वो सोल्यूबल मटेरियल होता है और अल्प वसा घुलनशील पदार्थों की तुलना में अधिक सरलता से जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स होती है उसको पेनिट्रेट कर देता है। अब आता है फैगोसाइटोसिस। यह सेल्स के द्वारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के माध्यम से जो ठोस जो पार्टिकल्स होते हैं उनको अंतःग्रहण की क्रिया को फैगोसाइटोसिस कहते हैं। इसमें अपन एग्जाम्पल ले सकते हैं जैसे अमीबा है या ल्यूकोसाइट्स हैं। बड़े कणों या बैक्टीरियाओं को उनके चारों ओर सूडोपोडिया फैलाकर उनको अभिग्रहण करते हैं। ल्यूकोसाइट्स बैक्टीरिया आदि का भक्षण कर और उनकी हमारी जो डिजीज़ हैं उनसे हमको बचाते हैं। तो ये जो इनको जो खाते हैं ये भक्षित करते हैं उनको फैगोसोम कहते हैं। और फैगोसोम नाम जो धानियों के रूप में सेल्स में पहुंचते हैं, ये पार्ट्स बाद में लाइसोसोमिक एंजाइम्स के द्वारा पचा लिए जाते हैं। इसी तरह से दूसरा आता है पिनोसाइटोसिस। तो पिनोसाइटोसिस में सेल्स की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसके द्वारा जो लिक्विड मटेरियल होता है उसको अंतःग्रहण करना पिनोसाइटोसिस कहलाता है। यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की होती है उसके द्वारा जो लिक्विड फॉर्म वाले जो मटेरियल होते हैं उनको अंतःग्रहण पिनोसाइटोसिस कहलाता है। और फैगोसाइटोसिस में क्या होता है, जो हैवी पार्टिकल्स या सॉलिड फॉर्म में जो पार्टिकल्स होते हैं उनको अंदर ग्रहण किया जाता था। इसमें अमीबा व अमीबा रूपी सेल्स जैसे ल्यूकोसाइट्स और इंटेस्टाइन्स की जो एपिथेलियम सेल्स हैं और अदर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स हैं उनमें इनवेगिनेशंस का फॉर्मेशंस होता है।
तो पदार्थ को भीतर ग्रहण करती हैं, जो अंत में प्लाज्मा कला से छिटक कर पिनोसोम्स नामक जो सूक्ष्म धानियाँ होती हैं उनके रूप में साइटोप्लाज्म में स्वतंत्र रूप से तैरती रहती है। मैक्रोमोलिक्यूल्स जैसे राइबोन्यूक्लियेज आदि का सेल्स के भीतर प्रवेश करने का यही एक ढंग है। तो इस तरह से यह अपना प्रोसेस पूरा करता है। और अब अपन बात करेंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। देखते हैं कि साइटोप्लाज्म का जो मुख्य कार्य होता है वो कोशिका के भीतर और कोशिका के बाहर पदार्थों का जो ट्रांसपोर्ट होता है उसको कंट्रोल करना होता है। यह जो कंट्रोल होता है वो मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी पर डिपेंड करता है तथा इस करैक्टर की हेल्प से सेल्स अपने इंटरनल्स जो क्लाइमेट है उसको बनाए रखने में कैपेबल होती है। और मेम्ब्रेन के पार पदार्थों के ट्रांसपोर्ट को मोटे तौर पर दो कैटेगरीज में अपन उनको बांट सकते हैं। एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट अपन देखें तो जो साइटोप्लाज्म होता है वो मेम्ब्रेन के पार जो पदार्थों की गति से यह क्रियाविधि केवल भौतिक कारकों पर डिपेंड करती है और माइग्रेट होकर जो मटेरियल जाते हैं उनके ही जो प्रोसेस होता है उसमें एनर्जी का कोई भी तरह का खर्च नहीं होता है, एनर्जी नहीं लगती है। यह जो माइग्रेशंस है या ट्रांसपोर्ट है पार्टिकल्स का वो थर्मल मोशन या ब्राउनीय जो मोशंस होता है उसके द्वारा ये डायरेक्टली हो जाता है। और इनएक्टिव जो होता है ये पैसिव जो ट्रांसपोर्ट होता है उसका अपन दो तरीके से कर सकते हैं, एक डिफ्यूजन के द्वारा, एक ऑस्मोसिस के द्वारा। तो डिफ्यूजन में अपन देखते हैं कि इस प्रोसेस के जो हायर कंसंट्रेशन वाले जोन है उससे कम कंसंट्रेशन वाले जो जोन की ओर जो सॉल्यूट मॉलिक्यूल हैं उनकी गति होती है। और किसी भी पदार्थ के सभी जो मॉलिक्यूल्स हैं, चाहे वो ठोस हो, चाहे तरल हो, चाहे गैस हो, वो सामान्यतः बॉडी के टेम्परेचर पर हमेशा गतिशील रहते हैं, क्योंकि इन मॉलिक्यूल्स में स्वयं में जो गतिज ऊर्जा निहित होती है तथा वो जो सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें जो थर्मल मोशन होता है या ब्राउनीय जो मोशन होता है उसका डायरेक्टली ये एक तरह का फल होता है। तो यहाँ पर थर्मल मोशंस और जो ब्राउनियन मूवमेंट होता है उसके कारण किसी पार्टिकल्स का रैंडम डिस्प्लेसमेंट होता है, परंतु कंसंट्रेशन में अंतर के फलस्वरूप कणों की गति होती है वो हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जाती है। इसे समझने के लिए मान लीजिए किसी मॉलिक्यूल्स का हायर कंसंट्रेशन वाले क्षेत्र की ओर विस्थापित किया जाता है और यह जो मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स है वो शीघ्र ही जो अदर पार्टिकल्स में से टकराकर अपना जो पथ है, जो रास्ता है, उस पर रुक जाएगा। परंतु यही जो पार्टिकल्स है यदि कम कंसंट्रेशन वाले क्षेत्र की ओर यदि वो रिप्लेसमेंट उनका यदि वो जाता है तो वहाँ अधिक इंट्रामोलिकुलस स्थान के कारण उसकी गति इतनी जल्दी बाधित नहीं होगी और इसलिए अधिक कंसंट्रेशन वाले क्षेत्र की अपेक्षा कम कंसंट्रेशन वाले क्षेत्रों की ओर एवरेज रूप से अपन अधिक मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स का विस्थापन हो जाएगा। इसके कारण ही जो अपन देखते हैं कि कुछ समय पश्चात संपूर्ण जो सिस्टम है, तंत्र है, उसमें कण समान रूप से वितरित हो जाएंगे और कणों के नेट विस्थापन के कारण होने वाले इस एक्युलाइजेशंस को ही अपन विसरण कहते हैं। और विसरण की जो रेट होती है वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अर्थात जो कंसंट्रेशन में अंतर के अनुक्रमानुपाती होती है। तो इस तरीके से इनमें ये कैपेसिटी पाई जाती है।